नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और रूस ने 2025 तक आपसी व्यापार $30 अरब और निवेश $50 अरब करने का लक्ष्य रखा। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागालैंड में गोलीबारी की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। भारतीय विमानन प्राधिकरण हवाई अड्डों के विकास के लिए अगले 5 वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, देश में अप्रैल 2018 से लगभग 1 करोड़ 43 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। देश में अब तक कोविड रोधी टीके की 127 करोड़ 93 लाख से अधिक खुराक दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए इस महीने की 15 से 17 तारीख तक बांग्लादेश की यात्रा पर रहेंगे और भारत की क्रिकेट टीम ने ताजा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 21वीं वार्षिक शिखर बैठक नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जारी है। इसमें भाग लेने के लिए श्री पुतिन आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। श्री मोदी ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि कोविड के बावजूद रूस से भारत की विशेष रणनीतिक साझेदारी सुदृढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने महामारी के दौरान टीके के परीक्षण, उत्पादन और नागरिकों को उनके देशों में पहुंचाने में सहायता की। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में कई बुनियादी चीजें बदली हैं और नए भू राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के बदलावों के बावजूद भारत रूस मैत्री कायम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद की है और संवेदनशीलता का भी ध्यान रखा है। वर्ष 2021 हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 1971 की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के 5 दशक और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले 20 वर्षों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, उसके मुख्य सूत्रधार आप ही रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच पहली 2+2 वार्ता आज सुबह हुई। ये व्यावहारिक सहयोग में सुधार के लिए नवीन तंत्र की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि वे अफगानिस्तान और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर लगातार संपर्क में हैं। 2+2 डायलॉग की पहली बैठक से हमारे व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने का एक नया मैकेनिज्म शुरू हुआ है। अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रीय विषयों पर भी हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और द व्लादिवोस्तोक समिट से शुरू हुई रीजनल पार्टनरशिप आज रशियन फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल रही है। आर्थिक क्षेत्र में भी अपने रिश्तों को और घनिष्ठ बनाने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन अपना रहे हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन के ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बिजनेस कम्युनिटीज को गाइड करना चाहिए।
विभिन्न सेक्टरों में आज हुए हमारे समझौतों से इसमें मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे आर्थिक मामलों में द्विपक्षीय साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोणों को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक $30 बिलियन के व्यापार और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में सह विकास, सह उत्पादन के क्षेत्र में भारत और रूस की साझेदारी सुदृढ़ हो रही है। उन्होंने कहा कि वे अंतरिक्ष और असैन्य परमाणु क्षेत्रों में भी सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने वक्तव्य में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश भारत को महान शक्ति, मित्र राष्ट्र और समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले मित्र के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं और वे भविष्य की ओर उन्मुख हैं। भारत और रूस के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय शिखर बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और रूस का प्रतिनिधित्व वहां के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने किया। डॉक्टर जयशंकर ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि वे वैश्विक भू राजनीतिक वातावरण में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर बैठक कर रहे हैं, जो विशेष रूप से कोविड महामारी के बाद की परिवर्तन के दौर में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि निकटतम मित्र और रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत और रूस आपसी हितों की रक्षा करने और लोगों के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर सक्रिय विचार विमर्श हुआ है और पिछले कई वर्षों से रक्षा क्षेत्र में भी सुदृढ़ भागीदार रहे हैं। बैठक के दौरान आरंभिक संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का दिन द्विपक्षीय संबंधों के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि हाल में भारत और रूस रक्षा सहयोग में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास आवश्यकताएं बहुत बड़ी हैं और इसकी रक्षा चुनौतियां उचित, वास्तविक और तात्कालिक हैं। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे भागीदारों की आवश्यकता है जो इसकी जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हों। Russia will remain a major partner for India. We proposed greater engagements in Central Asia and the Indian Ocean region, enhanced requirement of India for closer military and military technical cooperation, and the extraordinary militarization and expansion of armament in our neighborhood, and the unprovoked aggression on our northern border since early summer of 2020 have thrown in several challenges. We are optimistic about Russia's cooperation in all the domains. इस बैठक के बाद 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल्स की खरीद का अनुबंध और 2021 से 2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पर समझौता शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि AK-203 असॉल्ट राइफल से सेना की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाएंगे। श्री मोदी वहां 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे, जिन्होंने
2016 में इसकी आधारशिला रखी थी। ये उर्वरक संयंत्र 30 से अधिक वर्षों से बंद पड़ा था और करीब 8,600 करोड़ रुपए की लागत से इसका दोबारा निर्माण किया गया है। ये उर्वरक संयंत्र प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगा। गोरखपुर संयंत्र पूर्वांचल क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के किसानों की यूरिया उर्वरक की मांग को पूरा करने के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर के पूरी तरह से क्रियाशील परिसर का उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने इस परिसर की 2016 में आधारशिला रखी थी। मेरा नाम विक्की सिंह है, गोरखपुर का स्थानीय निवासी हूँ। एम्स के खुलने से गोरखपुर नहीं अपितु लगभग इसके इर्द गिर्द आने वाले तमाम शहरों के और गांव के लिए एक सौगात के रूप में है और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आधुनिकता जिसे कहते हैं वो आ गई है यहाँ पर। प्रधानमंत्री क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के नए भवन का भी उद्घाटन करेगा। इस क्षेत्र में जापानी इंसेफेलाइटिस की चुनौती से निपटने में इस केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूर्वांचल में 3 बड़ी विकास परियोजनाओं के शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में मदद मिलेगी और लोगों को उम्मीद है कि ये विकास परियोजनाएं भविष्य में बहुत मददगार साबित होंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागालैंड में शनिवार को हुई गोलीबारी की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाया गया है। गृह मंत्री ने पहले लोकसभा में और फिर भोजनावकाश के बाद राज्यसभा में इस घटना पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि 1 अप्रैल 2018 से 2 वर्ष 7 महीने की समयावधि में 1 करोड़ 43 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि खाते खोलने में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, इसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र आते हैं। लाभार्थियों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश चौथे और कर्नाटक 5वें स्थान पर है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और रूस ने 2025 तक आपसी व्यापार $30 अरब और निवेश $50 अरब करने का लक्ष्य रखा। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नागालैंड में गोलीबारी की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया। भारतीय विमानन प्राधिकरण हवाई अड्डों के विकास के लिए अगले 5 वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, देश में अप्रैल 2018 से लगभग 1 करोड़ 43 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। देश में अब तक कोविड रोधी टीके की 127 करोड़ 93 लाख से अधिक खुराकें दी गईं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए इस महीने की 15 से 17 तारीख तक बांग्लादेश की यात्रा पर रहेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने ताजा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अगले 5 वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का व्यय करेगा। ये राशि टर्मिनलों के विस्तार और सुधार, नए टर्मिनलों के निर्माण, मौजूदा हवाई पट्टी को बेहतर बनाने, एयरपोर्ट नेविगेशन सेवाओं तथा कंट्रोल टावरों के विकास पर खर्च की जाएगी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। श्री वीके सिंह ने बताया कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत देशभर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास में 36,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु में 3 पीपीपी हवाई अड्डों पर 30,000 करोड़ रुपए की विस्तार योजना शुरू हो चुकी है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के शिरडी, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, सिक्किम के पक्योंग, केरल के कन्नौर, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल, कर्नाटक के कलबुर्गी, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में अब तक 8 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का संचालन शुरू हो चुका है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए इस महीने की 15 से 17 तारीख तक राजकीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति इस दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि बांग्लादेश भारत की पड़ोसी पहले नीति का प्रमुख स्तंभ है। भारत और बांग्लादेश सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और रक्षा, जल संसाधन, व्यापार, यातायात और कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, संस्कृति, लोगों के बीच आपसी संपर्क, ऊर्जा और बिजली से लेकर विकास भागीदारी और उप क्षेत्रीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिशील और व्यापक सहयोग है। भारत के बांग्लादेश को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ट्वीट में कहा कि भारत और बांग्लादेश आज मैत्री दिवस मना रहे हैं। म्यांमार की एक अदालत ने अपदस्थ स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को 4 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वे म्यांमार राष्ट्रीय आपदा कानून के अंतर्गत महामारी से जुड़े कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने और सैन्य शासन के विरुद्ध जनाक्रोश भड़काने की दोषी पाई गई हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 127 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 8,306 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 8,834 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.35% हो गई है। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस राज्य के पूर्व पुलिस अधिकारी परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर अपनी जांच जारी रख सकती है। हालांकि उसके खिलाफ दर्ज मामलों में अदालत में कोई चार्जशीट दायर नहीं की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने आज अपने आदेश में परमवीर सिंह को दी गई अंतरिम सुरक्षा की अवधि 11 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन दिनों महाराष्ट्र की 4 दिन की यात्रा पर हैं। वे आज प्रसिद्ध रायगढ़ किला गए और मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वे रायगढ़ को तीर्थ स्थल मानते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि शिवाजी महाराज के कुशल नेतृत्व में पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ा और देशभक्ति की भावना फिर से उभरी। भारत ने न्यूजीलैंड से दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 372 रन से जीत लिया है। इसके साथ ही भारत ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 से जीत हासिल की है। इस जीत से भारत आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। भारत के अब 124 रेटिंग अंक हो गए हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 949 अंक लुढ़ककर 56,747 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 284 अंक घटकर 16,912 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 26 पैसे कमजोर होकर 75 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $72 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र है देश की ताकत। सबके प्रयास से बढ़ता है देश का सामर्थ्य। देश की प्रगति को मिले नई गति, नई शक्ति। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर वो व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनको एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in।
आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है संसद में आज की कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने नागालैंड में सुरक्षा बलों की कथित गोलीबारी का मुद्दा उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर सदन में वक्तव्य दिया। गृह मंत्री ने कहा कि इस घटना की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है, जिससे 1 महीने में जांच पूरी करने को कहा गया है और सभी एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में ऐसे किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नागालैंड की घटना पर अत्यंत खेद प्रकट करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। गृह मंत्री ने घटना का ब्यौरा देते हुए कहा कि 4 दिसंबर को नागालैंड के मौन जिले में भारतीय सेना को उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली और उसके बाद 21वें पैरा कमांडो ने उनका इंतजार किया। उन्होंने कहा कि शाम को एक वाहन उस स्थान पर पहुंचा और सशस्त्र बलों ने उसे रुकने के संकेत दिए, लेकिन वो नहीं रुका और आगे निकलने लगा। श्री अमित शाह ने कहा कि इस वाहन में उग्रवादियों के होने के संदेह में इस पर गोलियां चलाई गई, जिससे वाहन पर सवार 8 में से 6 लोग मारे गए। श्री अमित शाह ने कहा कि बाद में इसे गलत पहचान का मामला पाया गया। सेना इस घटना में घायल 2 लोगों को पास के चिकित्सा केंद्र ले गई। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की बटालियन को घेर लिया, 2 वाहनों में आग लगा दी गई और उन पर हमला किया, जिसमें एक सैनिक की जान चली गई और कुछ अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बलों ने गोलियां चलाई और इसमें 7 अन्य लोग मारे गए। श्री अमित शाह ने कहा कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को 250 लोगों की भीड़ ने असम राइफल्स के भवन पर हमला किया और इस दौरान संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गृह मंत्री ने कहा कि सेना ने भी एक विज्ञप्ति जारी करके घटना पर दुख व्यक्त किया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू की गई है। श्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की है और सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। इससे पहले शून्यकाल में राज्य से नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सांसद तोखेहो युपथोमी ने कहा कि राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून आफ्स्पा की समीक्षा होनी चाहिए तथा इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि इस घटना के संबंध में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और मृतकों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। द्रमुक के टीआर बालू ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि घटना की उचित जांच की जानी चाहिए और पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। शिवसेना के विनायक राउत ने कहा कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस विषय को उठाते हुए जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन गलत पहचान के आधार पर सशस्त्र बलों द्वारा इस प्रकार निर्दोष लोगों की हत्या से शांति के प्रयासों को धक्का लगता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले और तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मृतकों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की। कांग्रेस के प्रद्युत बारदलोई ने आरोप लगाया कि नागालैंड में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को निरस्त करने की मांग की। शून्यकाल में विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्व के अन्य अनेक विषय भी उठाए। द्रमुक की सांसद कनिमोझी ने कहा कि तमिलनाडु में अगले परिसीमन के समय लोकसभा की सीटों की संख्या 39 से कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे बढ़ाकर 41 किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती के निर्दलीय सदस्य नवनीत राणा ने गत 12 नवंबर को उनके संसदीय क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ की घटना की जांच कराने और कार्रवाई करने की मांग की। जनता दल यूनाइटेड के
सुनील कुमार पिंटू ने जिला और स्थानीय अदालतों में स्थानीय भाषा में दलीलों पर सुनवाई और फैसले सुनाए जाने की मांग की। सदन में आज विपक्षी दलों के सदस्यों के विरोध के बीच वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। यह संशोधन अधिनियम की विसंगति को सुधारने के लिए है, जिससे इसके विधायी उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। लोकसभा ने आज राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा की बैठक अशोभनीय आचरण के कारण निलंबित 12 सदस्यों का निलंबन वापस लिए जाने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज 4 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 4:10 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। 4 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 4 बजे जब बैठक शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह नागालैंड में हुई गोलीबारी की घटना पर एक बयान देंगे। गृहमंत्री शाह ने नागालैंड में सुरक्षा बलों की कथित गोलीबारी में हुई 14 लोगों की मौत की घटना पर खेद जताते हुए कहा कि इसकी विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है तथा सभी एजेंसियों से ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। यही बयान गृहमंत्री ने लोकसभा में भी दिया था। इससे पहले सुबह 11 बजे विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक शुरू होने के 10 मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। हंगामे के बीच ही मंत्रियों ने कुछ पूरक सवालों के जवाब दिए, लेकिन व्यवस्था बनते न देख उपसभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। खड़गे ने निलंबित सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग की। श्री हरिवंश ने कहा कि इस मुद्दे पर सभापति ने नेता सदन और विपक्ष के नेताओं के बीच बातचीत कर कोई रास्ता निकालने के लिए पहले ही कह दिया है। बहरहाल हंगामा नहीं थमा और हरिवंश ने बैठक को अपराह्न 3 बजे तक स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद बैठक अपराह्न 3 बजे जब दोबारा शुरू हुई तो पीठासीन अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे से पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में वृद्धि सहित महंगाई के कारण देश में उत्पन्न हालात पर अल्पकालिक चर्चा शुरू करने के लिए कहा। खड़गे ने कहा कि वो चर्चा तो चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए 12 सदस्यों का निलंबन वापस लिया जाए और उन्हें सदन में आने दिया जाए। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आ चुकी है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह हंगामे की आड़ में अपनी अक्षमता छिपाना चाहती है। पात्रा ने एक बार फिर सदस्यों से शांत रहने और अल्पकालिक चर्चा शुरू करने को कहा, लेकिन हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक 4 बजे तक स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कोलकाता में हल्का कोहरा छाया रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर और जम्मू में आसमान साफ रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और रूस ने 2025 तक आपसी व्यापार $30 अरब और निवेश $50 अरब करने का लक्ष्य रखा। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नागालैंड में गोलीबारी की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। भारतीय विमानन प्राधिकरण हवाई अड्डों के विकास के लिए अगले 5 वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, देश में अप्रैल 2018 से लगभग 1,43 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। देश में अब तक कोविड रोधी टीके की 127 करोड़ 93 लाख से अधिक खुराक दी गई और भारतीय
क्रिकेट टीम ने ताजा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।